हे सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू दिस अनदर ब्यूटीफुल वंडरफुल सा वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं विद द चैप्टर दैट इज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट कर रखा है और ये हमने एक्सप्लेन कर रखा है ऑब्लिगेशन की, अ ड्यूटी, अ लीगल ड्यूटी टू डू और नॉट टू डू समथिंग यू प्रॉमिस्ड। यहाँ तक कंप्लीट कर रखा है हम लोगों ने। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अग्रीमेंट विच आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। वो कौन से अग्रीमेंट है जो कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकते, राइट? बहुत ब्यूटीफुल टॉपिक है, तुमको समझना है इसको। Let's start with this beautiful chapter. Okay, just let me select some beautiful pen for writing. Okay, so number one thing that we're going to look today: agreement lacking the intention to create legal relation are not contracts. कुछ ऐसे एग्रीमेंट जहाँ पे हम लोग इंटेंशन को नहीं देख पाते कि वो लोग लीगल रिलेशन क्रिएट करेंगे कि नहीं। देखो, सिंपल चीज़ है, कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए तुम्हारा इंटेंशन जो है टुवर्ड्स लीगल रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, आज अगर मैंने किसी कॉन्ट्रैक्टर को कोई भी किसी प्रकार का प्रोजेक्ट दिया बनाने के लिए, पकड़ लो घर बनाने के लिए दिया या फिर कोई भी शेल्टर बनाने के लिए दिया, कुछ भी कॉन्ट्रैक्टर को मैंने बताया, तो उसके साथ मैंने एग्रीमेंट किया और उस एग्रीमेंट के पीछे इंटेंशन क्या था मेरा, कि एक लीगल रिलेशन क्रिएट हो जाए, एक लीगल रिलेशन क्रिएट हो जाए। पकड़ लो, तुम्हारे पापा ने तुमको कहा कि तू जब क्लास 10 पास करेगा तेरे को मैं एक बाईसाइकिल खरीद के दूंगा, तेरे को मैं एक साइकिल खरीद के दूंगा। ठीक है, तो तुमको लग रहा होगा ये तो एग्रीमेंट है ना, ये तो एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन क्या एक चीज़ बताओ, क्या पापा का कोई ऐसा इरादा था कि वो एक लीगल रिलेशन क्रिएट करेंगे इस बात को बोल के? अगर बाई चांस 10th के बाद पापा ना दे पाए तुमको साइकिल, तो क्या पापा को जेल लेकर चले जाओगे? बताओ, हो पाएगा? केस कर दोगे तो केस जो है जीत पाओगे? नहीं जीत पाओगे। क्यों? क्योंकि पापा का कोई लीगल इंटेंशन ही नहीं था कि लीगल रिलेशन क्रिएट हो। तो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने के लिए तुमको एक चीज़ ध्यान में रखना होगा कि वहाँ पे जिसके साथ भी तुम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो उसके साथ लीगल रिलेशन क्रिएट करने का तुम्हारा इंटेंशन ज़रूर होना चाहिए। क्या ये समझ में आ रहा है? अब सबसे पहला इंटेंशन जहाँ पे हम लोग इस चीज़ को ब्रेक करते हैं वो है सोशल मैटर्स में, जहाँ पे अग्रीइंग टू गो फॉर अ वॉक और डिनर, नो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस इफ ब्रोकन। तुमने अपने फ्रेंड को बोला, ठीक है, कि सुनना सुदीप, एक काम कर, सुबह 4 बजे आ जा मेरे घर के सामने, एक साथ निकलेंगे फॉर अ वॉक। वो बेचारा 4 बजे आके खड़ा है, मैं उठ रहा हूँ नींद से 8 बजे, क्या वो मेरे ऊपर केस कर सकता है? बताओ ना। अग्रीइंग टू गो फॉर अ वॉक और डिनर छोड़ दे, वॉक के लिए जा रहा हूँ, क्या वो मेरे ऊपर केस कर सकता है? वो तो आके खड़ा था 4 बजे। हाँ जी, ये सोशल मैटर है। सोशल मैटर में ना ये केस वेस नहीं होता। समझ में आ रहा है? ये सोशल मैटर में इसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कंसिडर नहीं करते। ठीक है, नो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस इफ ब्रोकन, अगर टूट भी जाए तो कोई लीगल कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है इस चीज़ का। नेक्स्ट आता है डोमेस्टिक अग्रीमेंट। हस्बैंड ने प्रॉमिस किया वाइफ को कि उसको हाउस कीपिंग अलाउंस देगा, जो चीन काल से चलता हुआ आ रहा है। जैसे तुम्हारे पिताजी तुम्हारे मम्मी को, अगर मम्मी हाउस वाइफ है तो मम्मी को एक अलाउंस देकर निकलते वो लोग हर सुबह, है ना, 100 रुपये, 200 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये, 200 रुपये, है ना, या फिर मंथली 5,000 रुपये, 6,000 रुपये, 7,000 रुपये। इस प्रकार के एक प्रकार का अलाउंस मिलता है उनको, क्योंकि वो क्या कर रही है, हाउस कीपिंग, घर चला रही है। ठीक है, इसको कहा जाता है हाउस कीपिंग अलाउंस। तो इसमें मम्मी को कहना कि इसमें शर्म की कोई बात नहीं है, ये चीन काल से चलता हुआ आ रहा है, ये एक फैक्ट है, लीगल चीज़ है। हाउस कीपिंग जो है इसका एक वर्ड भी है कि वो हाउस कीपिंग अलाउंस। समझ में आ रहा है ना? तो मम्मी को ऐसा नहीं बोलना है, मम्मी को बोलना है कि ऐसा मत सोचो कि पापा आपको पॉकेट मनी देकर जा रहे हैं, ऐसा नहीं है, हाउस कीपिंग अलाउंस देकर जा रहा है जो तुम्हारा बनता है। ठीक है, लेकिन मम्मी एक चीज़ और सुन लेना कि अब पापा ने अगर बाई चांस फ्यूचर में बंद कर दिया हाउस कीपिंग अलाउंस देना तो आप केस नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये भी मम्मी को समझा देना। हस्बैंड प्रॉमिसिंग हाउस कीपिंग अलाउंस टू द वाइफ, ठीक है, यूजली नो इंटेंशन टू बी लीगली बाउंड। तो इसमें ना कोई इंटेंशन नहीं होता कि वो लीगली बाउंड है। ये एक बहुत फेमस केस है, बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर का केस। बेल्फोर वर्सेस
बेल्फोर का केस। यहाँ पे हुआ क्या, मैं तुमको समझा देता हूँ। इस केस में, इसमें जो वाइफ है ना, अब इसका जो हस्बैंड है ये कहीं और पे गया है, डिफरेंट कंट्री काम करने के लिए, ठीक है, और वाइफ डिफरेंट कंट्री है। हस्बैंड जो है जाता है यूके काम करने के लिए, एंड तुम्हारा जो वाइफ है वो श्रीलंका में रह जाती है, श्रीलंका में रह जाती है, ठीक है। सर ये इमेजिनरी बोल रहे हो क्या आप? भाई एग्जैक्ट केस लो, तुमको बता रहा हूँ हुआ क्या, ठीक है। ओवर पीरियड ऑफ टाइम ना, हस्बैंड एंड वाइफ, मतलब वाइफ जो है वो इल हो चुकी थी, मतलब उनका जो है शरीर बहुत ख़राब हो चुका था, मतलब इल थी, मतलब पकड़ लो किसी भी रीज़न की वजह से वो इल थी, तो वो ज्वाइन नहीं कर पाया हस्बैंड को यूके के लिए, ठीक है। तो वो रह गई थी कहाँ पे, श्रीलंका में। तो हस्बैंड ने जो है एवरी मंथ जो है ना पैसा भेजती थी उनको, है ना, घर चलाने के लिए, घर खर्चे के लिए, अंडरस्टूड। अब हुआ क्या कि हस्बैंड को, मतलब इनका रिलेशन बहुत ख़राब हो गया था आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो हस्बैंड को ऐसा मतलब पता लगा कि वाइफ जो है बेवफा है, काइंड ऑफ स्टफ। तो फिर हस्बैंड ने क्या किया कि अलाउंस देना बंद कर दिया, ठीक है। अब हस्बैंड के पास एक ही हथियार है, अलाउंस देना बंद कर देगा। अब वाइफ चैलेंज कर लिए कोर्ट पे, हस्बैंड ने बोला कि भैया हम तो सेपरेट होने के लिए कोशिश कर रहे हैं, सेपरेट हो जाएंगे। तो वाइफ ने कहा कि ठीक है सेपरेट तो हो जाओगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं, लेकिन जो अपने इतने महीने तक, आपने इतने सालों तक जो हमें हाउस कीपिंग अलाउंस नहीं दिया, वो उसका तो तुमको पैसा निकालना होगा सबसे पहले। अब देखो तुम सोचोगे कि सर एलिमोनी तो वैसे भी मिल जाएंगे ना, तो हाउस कीपिंग अलाउंस क्यों? इनको दोनों चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एलिमोनी तो एलिमोनी ठीक है, लेकिन हाउस कीपिंग अलाउंस जो उन्होंने नहीं दिया था वो भी। तो कोर्ट ने कहा कि देखो ये जो तुमने हस्बैंड तुमको बताया था ना कि वो पैसा देगा एवरी मंथ, वो एक प्रकार का डोमेस्टिक एग्रीमेंट है, डोमेस्टिक अग्रीमेंट, इट इज़ नॉट अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट, अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है? ये लीगली बाउंडेड नहीं है, ये एक डोमेस्टिक अग्रीमेंट है। कर पकड़ लो डोमेस्टिक एग्रीमेंट का। और एक एग्जांपल देता हूँ, तुमने वाइफ को बोला कि हम लोग ना सैटरडे नाइट को जाएंगे बाहर, जाके हम लोग क्या करेंगे, भेलपूरी खाएंगे, अंडरस्टूड, या फिर अच्छे रेस्टोरेंट में जाके चिकन तंदूरी जो है वो खाएंगे, चिकन 65, या फिर चिकन बटर मसाला, या फिर बटर नान, या फिर पालक पनीर, है ना, सारे फेवरेट डिशेस मैंने बोल दिए। अच्छा, तो वाइफ ने कहा कि हाँ ठीक है चलते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। वाइफ खूब एक्साइटेड, सैटरडे के लिए बहुत वेट कर रही थी एकदम, जाएंगे डेट पे, है ना, हस्बैंड वाइफ बहुत सालों बाद। बच्चों को लेकर नहीं जाएंगे, बच्चों को घर पे रखेंगे, हम लोग दोनों जाएंगे आराम से, ठीक है। तो सेपरेट एक इंडिविजुअल टाइम स्पेंड करने के लिए। तो बोले कि हाँ ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे सैटरडे आया, बंदे को ओवर वर्क जो है वो उसको करना पड़ा, समझ में आ रहा है, ओवर टाइम करना पड़ा एट हिज ऑफिस। तो वो लेट हो गया, वो जा नहीं पाया, 9 बज चुका था, ठीक है, और बुकिंग जो है वो 8:30 बजे का था, अंडरस्टूड। तो वो कैंसिल हो गया। तो हस्बैंड ने प्रॉमिस किया था वाइफ को, है ना, और वाइफ तो मतलब जो है वाइफ थोड़ा अटपटी वाइफ थी, मतलब दिमाग कम, लेकिन झगड़े करने के लिए बहुत बेकरार। तो इसलिए उसने क्या किया, केस कर दिया हस्बैंड के ऊपर कि उसने जो है मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था कि हम जाएंगे शाम को 8 बजे, ठीक है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फुलफिल नहीं कर पाया। तो कोर्ट कहता है कि दोस्तों ये जो है ना, आप दोनों के मियाँ बीबी के बीच में जो भी हो रहा है ये तो होता रहता है, एंड ये डोमेस्टिक जो है, डोमेस्टिक अग्रीमेंट है, इसको हम लोग लीगल कॉन्ट्रैक्ट जैसे नहीं ले सकते। अगर ले लिया तो पकड़ लो इंडिया के 90% जो मर्द है वो, मतलब शादीशुदा मर्द जो है वो जेल के अंदर रहेंगे। तो इसलिए ये हम लोग नहीं कर सकते। क्या अंडरस्टूड? ये एक तुमको आइडिया आ रहा है ना कि चीज़ें क्या हो रहा था। गॉट इट? ओके, पार्टीज, देखो पार्टीज मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, कॉन्ट्रैक्ट में, कि पार्टीज जो है उसका इंटेंशन होना चाहिए लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने के लिए, लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए, ठीक है। फिर देखो कॉन्ट्रैक्ट लॉ डील्स ओनली विद अग्रीमेंट्स क्रिएटिंग लीगल ऑब्लिगेशन, जहाँ पे लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट होगा वहीं पे कॉन्ट्रैक्ट लॉ आता है। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट नॉट ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। इसी के साथ प्रूव हो जाता है, राइट, कि सारे अग्रीमेंट्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जरूर नहीं है, लेकिन हर कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट ज़रूर है। क्यों? क्योंकि जैसे हस्बैंड एंड वाइफ ने दोनों एग्री किया था कि 5 बजे जो है 8 बजे जो है वो सैटरडे नाइट जाएंगे खाने के लिए बाहर, लेकिन जा नहीं पाए बिकॉज ड्यू टू वर्क ओवरलोड,
है ना। तो एग्रीमेंट तो था दोनों के बीच में, क्या वो लीगली कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एक सोशल, एक डोमेस्टिक अग्रीमेंट है। क्या ये समझ में आ रहा है? तो इसी के साथ हम लोग अपने को पता लगता है कि सारे एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होना नेसेसरी नहीं है, लेकिन हर कॉन्ट्रैक्ट ज़रूर एग्रीमेंट है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अग्रीमेंट के बिना नहीं हो सकता। कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए दो पार्टीज़ को अग्री होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। फिर देखो एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है एमसीक्यू। क्या बताएं? एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ऑफर होना चाहिए एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन होना चाहिए या तो लीगल रिलेशन, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, मतलब जो भी कंसिडरेशन तुम लोग पे कर रहे हो फॉर दैट अग्रीमेंट, फॉर दैट कॉन्ट्रैक्ट, वो लॉफुल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम्हारे इस चीज़ के बदले मैं किसी इंसान को तुमको दे दूंगा, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? फिर है कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, दोनों पार्टीज की कैपेसिटी में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उठपटांग प्रॉमिस या फिर कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए, तू मेरे को ये पेंसिल दे दे मैं तेरे को चांद पे लेकर जाऊंगा, इस प्रकार का कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए। फ्री कॉन्सेंट होना चाहिए दोनों पार्टी के साइड से, पार्टी ए एंड पार्टी बी दोनों अग्री करना चाहिए तब जाके। लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, सर्टेनिटी ऑफ टर्म्स, मतलब पूरा क्लियर होना चाहिए, है ना, कि क्या है तुम्हारे बीच में, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट है, क्या वो अग्रीमेंट है, पूरा क्लियर होना चाहिए। ऐसे जो है वेग नहीं होना चाहिए, मतलब जो है अनक्लियर नहीं होना चाहिए। अंडरस्टूड? पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए, कि वो करने लायक होना चाहिए। नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, है ना, वॉइड का मतलब हो जाता है कैंसिल हो जाना। तो द अग्रीमेंट शुड बी वन द लॉ स्पेसिफिकली सेज इज वॉइड, शुडंट बी, यहाँ पे शुडंट बी है, शुडंट बी वन दैट द लॉ स्पेसिफिकली सेज इज वॉइड। लॉ अगर किसी प्रकार के अग्रीमेंट्स को कह रहा है कि ये वॉइड है, ठीक है, ये हो नहीं सकता, ये कैंसिल, समझ में आ रहा है, तो उस प्रकार के अग्रीमेंट्स तो तुम वैसे भी नहीं कर सकते। क्या है समझ में आ रहा है दोस्तों? फिर आता है भैया लीगल फॉर्मेलिटीज़, मस्ट कंप्लाई विद एनी नेसेसरी फॉर्मेलिटीज़ लाइक राइटिंग, रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो जितने भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ है ना दोस्तों वो कर लियो, ठीक है। चलो ऑफर देखते हैं हम लोग। ऑफर भैया दोस्तों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑफर सेक्शन 2 है। क्या कहता है? सिंपल चीज़ है, किसी भी एक्सेप्टेंस को एक्सेप्ट करने के लिए सबसे पहले होना चाहिए ऑफर। ऑफर नहीं है तो एक्सेप्टेंस किस बात का, ठीक है। इसी के ऊपर घुमा फिरा के बोलेंगे यहाँ पे। देखो पार्टीज, एक होगा ऑफरर, दूसरा होगा ऑफरर, या तो उसको हम लोग प्रपोजर कह सकते हैं, जो प्रपोज करता है, ठीक है। एंड जो रिसीव करता है इस ऑफर को उसको कहा जाता है ऑफरी, ठीक है। ऑफरी भैया ऐसा नहीं सोच लेना है कि ऑफरी वो बंदा है जो ऑफर कर रहा है, ऐसा नहीं, वो होता है ऑफरर। याद रखियो इस चीज़ को, समझ पे आ रहा है? ओके बब्बा, देखो नेक्स्ट क्या है, रूल गवर्निंग ऑफर्स। क्लियर एंड डिफाइंड होना चाहिए, कम्युनिकेटेड वेल होना चाहिए, मतलब अच्छी प्रकार से तुमने अपने ऑफर को कम्युनिकेट करना चाहिए, वरना अगले वाला बंदा जो है जिससे तुमने बात किया, जिसको तुमने ऑफर किया, अगर उसको सही ढंग से समझ में ना आए तो किस बात का ऑफर है ना। तो कम्युनिकेशन प्रॉपर होना चाहिए। फिर आता है हमारा मोड ऑफ कम्युनिकेशन, किस प्रकार का मोड होना चाहिए। तुम या तो ऑरल बता सकते हो, रिटर्न बता सकते हो, या तो इम्प्लाइड बता सकते हो, ठीक है। अच्छा सर, इम्प्लाइड का मतलब क्या हो जाता है? इम्प्लाइड का मतलब हो जाता है, इम्प्लाइड का मतलब क्या हो जाता है? हाँ जी, इम्प्लाइड का मतलब बाय कंडक्ट, मतलब ऐसा चीज़ ना कि पकड़ लो, मैंने तुमको बताया कि अगर सुन, तू अगर मेरे ऑफ़र को एक्सेप्ट करना चाहता है ना तो तू ये वाला चीज़ कर दे। अगर उसने कर दिया वो चीज़, इसका मतलब तेरा ऑफ़र एक्सेप्ट हो चुका है, राइट। तो नेसेसरी नहीं है कि हर बार हम लोग रिटर्न लिख के दे कि हाँ ऑफ़र एक्सेप्ट मैं कर रहा हूँ, या फिर मुंह से बताऊँ कि हाँ ऑफ़र मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। ऐसा भी हो सकता है मैं कुछ करके बता दूँ कि हाँ ना मैंने ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया है। समझ में आ रहा है? उसको कहा जाता है इम्प्लाइड बाई कंडक्ट, ठीक है। फिर आता है जनरल और स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मेड टू अ पर्टिकुलर पर्सन, जनरल मेड टू द पब्लिक, ठीक है। अच्छा, मेड टू द पब्लिक, अब इसको समझाओ सर। स्पेसिफिक एंड जनरल सिंपल चीज़ है। अगर मैंने डायरेक्ट फेस टू फेस तेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो वो क्या हो गया? स्पेसिफिक, तेरे साथ मैंने स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट किया। पकड़ ले मैं कंपनी हूँ, ठीक है, मैं कंपनी हूँ और मैंने सारे पब्लिक को ऑफ़र किया मेरे कंपनी की शेयर्स खरीदने के लिए, तो ये क्या है? ये एक प्रकार का जनरल ऑफर है, पब्लिक को ऑफर मैं कर रहा हूँ, स्पेसिफिक किसी एक इंसान इंडिविजुअल को नहीं कर रहा हूँ। इसको कहा जाता है जनरल ऑफर या तो पब्लिक ऑफर, मेड टू द पब्लिक, ठीक है। ओके अच्छा, ऑफर के लैप्स हो सकता है ऑफ कोर्स,
टाइम का एक्सपायरी हो सकता है। मैंने 15 दिन का टाइम दिया तेरे को ऑफर एक्सेप्टेंस करने के लिए, लेकिन तूने एक्सेप्ट नहीं किया, तो 15 दिन कट चुका है, फिर तो तेरा 15 दिन नहीं है यहाँ पे, फिर टाइम जो है वो एक्सपायर हो गया भाई। फिर आता है नॉट एक्सेप्टेड इन द प्रिस्क्राइब्ड मोड। अगर मैंने तेरे को बोला कि भैया तेरे को अगर ऑफर एक्सेप्ट करना है ना, तो तेरे को ऐसा ऐसा चीज़ करना है, या तो तेरे को ऑफर एक्सेप्ट करना है ऑर्डरली, या तो तेरे को ऑफर एक्सेप्ट करना है बाय रिटर्न। अगर मैंने कुछ कंडीशन रख दिया, बोला कि भैया तेरे को ऑफर अगर एक्सेप्ट करना है तेरे को ऑर्डरली ही करना है, या तो तेरे को रिटर्न ही करना है, इस प्रकार का अगर डायरेक्शन मैंने दे दिया कि भैया तेरे को इस मेथड में, इस मोड में एक्सेप्ट करना है, तो उस मोड में तुमको एक्सेप्ट करना होगा। अगर मैंने बोला कि रिटर्न, तूने बोला ऑरल, तो ऐसा होगा नहीं। समझ में आ रहा है? मैंने बोला रिटर्न लिख के दे, तूने बोला नहीं रिटर्न नहीं, मैं ऑरल बताऊंगा, ऑरल में एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तो ये ऑफर जो है ना, ये क्या हो जाता है, लैप्स हो जाता है। ठीक है, वो बंद हो जाता है, वो कैंसिल हो जाता है। समझ में आ रहा है? नॉट एक्सेप्टेड इन द प्रिस्क्राइब्ड मोड। रिजेक्टेड बाय द ऑफरी। क्या ऑफरी रिजेक्ट कर सकता है? ऑब्वियसली तुमने किसी को ऑफर किया और वो ऑफरी जो है, ऑफरर वो है जो ऑफर करता है, तो मैं ऑफरर और तू है हम मेरी ऑफरी। अब मैंने तेरे को प्रपोज किया, ठीक है, बोला कि भैया ये ले ले, मेरा बात जो है ये सुन ले, ठीक है, मैंने कुछ भी बताया हो, ऑफर किया हो, ऑफरी क्या रिजेक्ट कर सकती है अपने साइड से? ऑब्वियसली कर सकती है सर, वो तो उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। फिर आता है डेथ और इंसैनिटी ऑफ द ऑफरर ऑफरी बिफोर एक्सेप्टेंस। मर गई, एक्सेप्ट करने से पहले मर गई। मैंने ऑफर किया था लेकिन एक्सेप्ट करने से पहले ही मर गई, या तो वो एक्सेप्ट करने से पहले मैं मर गया। समझ में आ रहा है? तो वो हो जाता है, इस टाइम पे क्या हो जाता है, ऑफर खत्म हो जाता है, ऑफर लैप्स हो जाता है। फिर आता है फेलियर टू फुलफिल ए कंडीशन प्रेसिडेंट। इसका मतलब है कुछ कंडीशन अगर मैंने लगा दिया ऑफर के साथ कि अगर तेरे को ऑफर एक्सेप्ट करना है तो तेरे को ये कंडीशन फुलफिल करना होगा, तो वो कंडीशंस अगर तू फेल हो गया, फुलफिल नहीं कर पाया, तो तब भी ऑफर एक्सेप्ट जो है वो कैंसिल हो जाता है, वो तेरा लैप्स हो जाता है, ऑफर खत्म हो जाता है। काउंटर ऑफर बाय दी ऑफरी। हमेशा याद रखना इस कंसेप्ट में, कंफ्यूज मत होना। अगर मैंने तेरे को ऑफर किया, देख सिंपल चीज़, पहले मैं बोल देता हूँ, ठीक है, बक बक कर लेता हूँ, उसके बाद मैंने तो लिखा के समझा देना है मेरे को। देख सिंपल चीज़ है, अगर मैंने तेरे को ऑफ़र किया, मैं कौन हूँ, ऑफरर, तू कौन है, ऑफरी, ठीक है, पकड़ ले, तूने काउंटर ऑफ़र कर दिया। मैंने मम्मी को बोला, मम्मी आप मुझे, मैं आपका सारा बर्तन धो दूंगा, आप 500 रुपये दे देना। तो मैं कौन हूँ, ऑफरर, वो कौन है, ऑफरी। मम्मी ने मेरे को काउंटर ऑफ़र किया, मम्मी ने मेरे को क्या किया, काउंटर ऑफ़र, कि तू सारा बर्तन धो दे, 500 नहीं दे पाऊँगा, 200 दे पाऊँगा। क्या ये समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? काउंटर ऑफ़र दिया मम्मी ने। तो वहाँ पे काउंटर ऑफ़र में ऑफरर कौन है, ऑफरर है मम्मी, मैं कौन हूँ, ऑफरी। क्यों? क्योंकि मम्मी ने काउंटर ऑफ़र कर दिया। सिंपल चीज़ है, पार्टी ए है ये, पार्टी बी है, ठीक है, पार्टी ए पार्टी बी। पार्टी ए ने बी को कुछ ऑफ़र किया, ठीक है। अब तो ए क्या है, ऑफरर, एंड बी क्या है, ऑफरी, है ना। बी ने अब क्या क्या कर दिया, बी ने ए को काउंटर ऑफर किया। क्या किया दोस्तों, काउंटर ऑफर। क्या किया दोस्तों, काउंटर ऑफर हो गया भैया। तो अब जो काउंटर ऑफर हो गया ना, तो ऑफरर एंड ऑफरी चेंज हो गया। फिर बी ऑफर कर रहा है अब ए को, है ना, तो ये होता है। तो इसको तुमको याद रखना है, काउंटर ऑफर बाय दी ऑफरी, एक्ट ऑफ रिजेक्शन, एक्ट्स एज रिजेक्शन। मतलब ये कि अगर बी ने ए को काउंटर ऑफर किया, इसका मतलब बी जो है ए का ऑफर ठुकरा रहा है, बोल रहा है कि नहीं ये वाला नहीं, मैं तेरे को दे रहा हूँ ऑफर, तो वो उसको कहा जाता है काउंटर ऑफर। तो तब भी जो ए ने बी को ऑफर दिया वो क्या हो जाता है, एंड हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। क्या है समझ में आ रहा दोस्तों? क्या बी का ऑफर ए कैंसिल कर सकता है? ऑब्वियसली कैंसिल करना तो तुम्हारे ऊपर है, तुमको कैंसिल करना है नहीं करना है, ये तेरे ऊपर कंप्लीटली। फिर आता है रिवोकेशन ऑफ ऑफर। रिवोकेशन ऑफ ऑफर का मतलब क्या होता है, ऑफर रिवोक हो जाता है। क्या बताओ, ऑटोमेटिक रिवोक हो जाता है। मतलब तूने ऑफर जो दिया था वो तू वापस ले रहा है। तो ऑफरर कैन रिवोक एनी टाइम बिफोर एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट, रिवोकेशन मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। अगर मैंने आज तेरे को ऑफर किया और तेरे एक्सेप्ट करने से पहले ही मैंने उसको वापस ले लिया, मैंने उसको क्या कर लिया, रिवोक कर लिया, उसी का मतलब होता है वापस कर लेना, मतलब रिवोक, रिवोकेशन। समझ में आ रहा है? तो मैंने वापस कर लिया अपना ऑफ़र। तो अगर मैंने अपना ऑफ़र वापस कर लिया तो क्या हो रहा है यहाँ पे, हाँ जी, क्या हो रहा है, रिवोक हो रहा है, राइट।
तो क्या ये पॉसिबल है? आंसर है यस, लेकिन तभी पॉसिबल है अगर एक्सेप्टेंस ना हुआ हो। मतलब मैंने ऑफर किया तुझे, तू एक्सेप्ट करने से पहले ही मुझको उसको वापस ले लेना होगा। एक्सेप्ट करने के बाद वापस नहीं ले सकता मैं। समझ में आ रहा है? एक्सेप्टेंस देख भाई मेरे, सेक्शन 2 क्लॉज बी देख, when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. Obviously जिसको मैंने प्रपोज किया उसने एसेंट दे दिया। एसेंट का मतलब होता है हाँ करना, यस करना, तो एक्सेप्ट हो गया। और जैसे तूने प्रपोजल एक्सेप्ट किया वो बन जाता है एक प्रॉमिस। याद रखना, प्रपोजल एक्सेप्ट किया वो बन जाता है क्या? प्रॉमिस। रूल गवर्निंग एक्सेप्टेंस, मोड मतलब किस मोड से तू एक्सेप्ट कर सकता है, या तो एक्सप्रेस वर्ड या तो इम्प्लाइड, जो हमारे ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे देख रखा है। मोड ऑफर करने का मोड देख रखा है ना दोस्तों। ये देखो मोड ऑफ कम्युनिकेशन, ये हम लोगों ने ऑफर में देखा था। मोड ऑफ कम्युनिकेशन दोस्तों ये दिख रहा है आपको, मोड ऑफ कम्युनिकेशन, एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, यही है जो तेरे को याद रखना है दोस्तों। फिर आता है हमारा, यहाँ पर भी सेम ही होगा फिर। तो यहाँ पे जो है मसले एकदम सेम है। प्रिस्क्राइब्ड मैनर जो भी तुम्हारा हो, जो भी मेथड तुमने बता रखा हो उस मेथड में तुमको फॉलो करना होगा। ऑफरर का मेथड फॉलो करना होगा एक्सेप्ट करने के लिए। ऑफरर ने जिस मेथड से बोला एक्सेप्ट करने के लिए, उसी मेथड से तुमको एक्सेप्ट करना होगा। फिर आता है एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड एंड अनक्वालिफाइड। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी ऑफर एक्सेप्ट तभी होता है प्रॉपरली जब उसको तुम कंप्लीट एक्सेप्ट करते हो। ठीक है, सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को मिला के एक्सेप्ट करते हो विदाउट एनी चेंजेस, तब जाके हम लोग कहते हैं कि वो एक्सेप्ट हो चुका है प्रॉपरली। अगर सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को तुम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, उसका मतलब तुम काउंटर ऑफर कर रहे हो। वो ऑफर नहीं है, काउंटर ऑफर, वो एक्सेप्टेंस नहीं है, वो काउंटर ऑफर है। वो फिर दूसरा पार्टी एक्सेप्ट करेगा, जिसने पहले तुमको ऑफर किया वो एक्सेप्ट करेगा। तो ये समझ में आ रहा है ना, एक हल्का सा लाइन है जो तुमको समझना है इस चीज़ में। कम्युनिकेटेड एक्सेप्टेंस मस्ट जनरली बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर। ऑफरर को बता देना कि एक्सेप्ट कर लिया तुमने। साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस, भैया याद रखियो, साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। नॉट सेइंग एनीथिंग डजंट मीन यस। समझ में आ रहा है? नॉट सेइंग एनीथिंग डज नॉट मीन यस। भैया ये तुम्हारे डोमेस्टिक घर में भी तेरे को ये काम आ जाएगा। समझ में आ रहा है? वाइफ जो है, वाइफ ने कुछ बोला नहीं है, पकड़ मम्मी के बारे में बोलते। वाइफ तो अभी तेरा टाइम है शादी करने के लिए, मम्मी के समझते ना, अभी तो तू प्यूबर्टी से निकला है। अब सुन, बचपन में जब तू क्रिकेट खेलने जा रहा था तब मम्मी को बोला कि मम्मी जाए क्रिकेट खेलने। मम्मी ने क्या बोला? मम्मी ने सिर्फ आँख दिखाया तुमको दोस्तों, सिर्फ आँख, ना यस बोले ना नो। अब तेरे को अपने आप समझ में आ जाता था कि मम्मी नो कह रही है ना। साइलेंस का मतलब एक्सेप्टेंस नहीं होता। अगर तू उस दिन निकल गया, फिर वापस जब आएगा, दे धराम जो है तेरे को बहुत मार पिटाई खाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मम्मी ने नो नहीं बोला, मम्मी ने यस भी नहीं बोला। तो साइलेंस डज नॉट मीन्स यस। ये उस दिन तेरे को मम्मी ने समझा दिया था। बचपन से अपने को पता है ये चीज़ है, लेकिन हम लोगों ने प्रैक्टिकली कभी सोचा नहीं है ना। इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट वो लोग क्या सिखाएंगे हमको, ये ICSI वाले क्या सिखाएंगे? मम्मी ने अच्छे तरीके से सिखा दिया ये सारा चीज़ कि एक्सेप्टेंस होता किस प्रकार से है। एक्सेप्टेंस का कंसेप्ट मम्मी ने पूरा समझा दिया। फिर देखो टाइमिंग। अच्छा, जिस टाइमिंग के अंदर मैंने बता दिया तुमको कि 15 दिन के लिए खुला है ऑफर, तो उसके अंदर करना है, वरना तो रिजेक्ट हो जाता है। Knowledge must know about the offer to accept it. Obviously, you have to know about the offer. Without knowing about the offer, how can you accept any offer, right? Okay, contract over telephone. Is it possible? Acceptance must be audible, heard and understood by the offerer. If the line goes dead before acceptance heard, no contract. Simple चीज। मैंने तेरे को फ़ोन बोला, क्या फ़ोन के ऊपर में कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है कि नहीं? सिंपली मेरे को ये बता दे। आंसर है यस, यस सर जी, यस सर जी, फ़ोन के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। लेकिन याद रखना, अगर वो तूने उसको ऑफ़र किया और सामने वाला एक्सेप्ट करने से पहले ही फ़ोन कट हो जाए तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। अगर वो प्रॉपरली ऑडिबल था, प्रॉपरली उसने तेरे को बताया, तो वो एक्सेप्ट है। समझ में आ रहा है? वो एज अ कॉन्ट्रैक्ट हम लोग उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, बहुत ब्यूटीफुल कंसेप्ट है दोस्तों, मज़ा आ जाएगा। देखो नेक्स्ट हम लोग क्या देखने वाले हैं। अच्छा, ये सेम रिपीट है, इसको तुम कट कर दो, इसको करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारा इम्पॉर्टेंट सेक्शन, जो है हमारा सेक्शन 2 क्लॉज डी, जो है कंसिडरेशन।
द प्राइस पेड फॉर द प्रॉमिस, समथिंग ऑफ वैल्यू गिवन इन रिटर्न, उसको कहा जाता है कंसिडरेशन. When at the desire of the promiser, the promisee or any other person has done or abstained from doing, or done or does or abstain from doing, or promise to do or to abstain from doing something, such act or abstinence or promise is called consideration for the promise. अब इसको ना मैं तेरे को लाइन लाइन मतलब एक एक वर्ड डिवाइड करके समझाऊंगा, तो थोड़ा ध्यान लगाना है, ठीक है. एग्जामिनेशन में ना क्या कर देंगे कि ये एक ऑप्शन में डाल देंगे ये ऑप्शन बी, फिर एक वर्ड उसको हटा के ना वो ऑप्शन बी डाल देंगे, फिर दूसरा वर्ड हटा के कंसिडरेशन हटा के दूसरा वर्ड लिख के ऑप्शन सी डाल देगा. तो तेरे को ये पैराग्राफ अच्छे से आना चाहिए कंसिडरेशन का. सिंपल चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों इंपॉर्टेंट है? एग्जीक्यूटिव में बहुत सारे चैप्टर्स में तेरे को कंसिडरेशन अलग अलग हिसाब से पढ़ाएगा, ठीक है. तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक ही बन जाता है, समझना. देखो, व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रॉमिसर, कौन है वो प्रॉमिसर? प्रॉमिसर कौन होता है? प्रॉमिसर कौन होता है दोस्त? प्रॉमिसर एक है प्रॉमिसी, एक होता है प्रॉमिसी, दूसरा होता है प्रॉमिसर. अभी प्रॉमिसर है कौन? ये जो प्रॉमिसर है वो बंदा होता है जो प्रॉमिस के लिए मांगता है, ठीक है. जो प्रॉमिस करता है वो है प्रॉमिसी, ठीक है. समझ में आ रहा है? तो जहाँ पे तेरे को सी दिख जाएगा वहाँ पे समझ लो वो उसने एक्सेप्ट किया प्रॉमिस. तो उसने एक्सेप्ट किया तो प्रॉमिसर जो है वो ऑफर कर रहा था और प्रॉमिसी ने एक्सेप्ट किया. द प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन हैज़ डन और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग. समझना, प्रॉमिस दो प्रकार का हो सकता है. अब प्रॉमिस सिर्फ प्रॉमिस मत सोच, कॉन्ट्रैक्ट भी सोच सकता है ना, अग्रीमेंट भी सोच सकता है. दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो कुछ करने का या तो कुछ ना करने का. हैज़ डन और abstained या तो abstained from doing. सिंपल चीज़ है. मैंने अगर तेरे को सुना, पकड़ ले तू 25 का हो चुका है, अगले 3 साल में शादी है तेरा, 28 को तू शादी करेगा, ठीक है सर. 28 नहीं 31 को करते ना सर. ठीक है यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से कर, लाइफ का मजे ले. फिर देख, जब तू गया शादी करने तेरे गर्लफ्रेंड को, ठीक है, तूने गर्लफ्रेंड बनाया, शादी करने के लिए तू गया, और तेरे ससुर जी क्या कह रहे हैं तेरे को? कह रहा है कि सुन, तू अगर, ठीक है, तू अगर मेरे बेटी को छोड़ देगा, ठीक है, प्यार नहीं करेगा, तू अगर मेरी बेटी को प्यार नहीं करेगा तो मैं तेरे को 5 लाख रुपए दूंगा. और तू बोला यार 5 लाख रुपए ले लेते, बेटी तो वैसे ही मेरी ही है ना. तो शाना वाला बंदा क्या करेगा? 5 लाख रुपए ले लेगा. और थोड़ी ना इसमें कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट हो ही ना, ये इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है, इस प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता. तो 5 लाख रुपए अपना, बेटी भी अपनी, भाई फिर मौज कर. समझ में आ रहा है? ये मैंने तेरे को आइडिया दे दिया. अब समझ एक चीज, पापा जी क्या कह रहे तेरे को? कह रहे कि बेटी को प्यार मत कर, मतलब टू नॉट डू समथिंग, राइट? टू नॉट डू समथिंग, स्टॉपिंग यू फ्रॉम डूइंग समथिंग. व्हाट वर यू डूइंग? तू प्यार कर रहा था उनकी बेटी के साथ. सो ही, योर फादर इन लॉ इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम डूइंग समथिंग. तो कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉमिस दो प्रकार के हो सकता है, या तो टू डू समथिंग या तो टू स्टॉप डूइंग समथिंग, राइट? तो यहाँ पे या तो हैज़ डन मतलब प्रॉमिसी ने या तो जो भी प्रॉमिसर ने बताया था, या तो उन्होंने किया, और या तो प्रॉमिसर ने अगर उनको रोका होगा, एब्सटेन किया होगा, तो वो एब्सटेन हो गया, मतलब वो रुक गया, ठीक है. और डज, और फिर देखो, और डज और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, और प्रॉमिस टू डू, और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग. ये जो है ना, ये रिपीट हो रहा है, फिर मैं अभी कंफ्यूज हो रहा हूँ, ये रिपीट हो रहा है, इसको काट दो. यहाँ पर देखो, फिर आता है तुम्हारा और प्रॉमिस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, मतलब प्रॉमिस कर रहा है, ठीक है, कि हाँ मैं नहीं करूँगा, हाँ मैं करूँगा, हाँ मैं नहीं करूँगा, हाँ मैं नहीं करूँगा, हाँ मैं करूँगा. या तो उसने कर डाला, या तो वो रुक गया, या तो वो तेरे को प्रॉमिस कर रहा है कि ठीक है मैं नहीं करूँगा, या तो वो प्रॉमिस करे कि ठीक है चल. क्योंकि अगर पकड़ ले फ्यूचर इवेंट है ना, पकड़ ले शादी है और तेरे को प्रॉमिस करना था कि शादी में नहीं आएगा, तो तू क्या प्रॉमिस कर रहा है कि हाँ शादी में नहीं आऊँगा, शादी जो है वो डिच कर दूंगा मैं, क्योंकि मेरे को 5 लाख रुपए मिल चुका है. अब पापा जी को कैसे क्या मालूम कि शादी में डिच करूँगा उनकी बेटी के साथ, बेटी भी डिच करेगी, शादी कहीं और पे करेंगे. समझ में आ रहा है? इस प्रकार का प्लानिंग होना चाहिए भैया भाग के शादी करने का. समझ में आ रहा है? वरना भैया लाइफ जो है एकदम इंटरेस्टिंग नहीं है. फिर देखो, और प्रॉमिस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, या तो उन्होंने किया या तो नहीं किया, जो एक्ट हो चुका है, ठीक
ठीक है, या तो उसने प्रॉमिस किया कि हाँ करेंगे या तो ना करेंगे, समझ में आ रहा है ना, समथिंग सच एन एक्ट और अब्सटेनेंस और प्रॉमिस इज कॉल्ड अ कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर आप अभी का इवेंट है तो प्रेजेंटली उसने कर डाला, ठीक है, और फ्यूचर का इवेंट है तो उसने प्रॉमिस किया। तो दो प्रकार का हो सकता है, या तो फ्यूचर का इवेंट है, समझ में आ रहा है, तो ये होता है, इसको कहा जाता है कॉन्सिडरेशन, जिसके बदले प्रॉमिसर को जो मिलता है फ्रॉम द प्रॉमिसी, ठीक है, जिसके बदले प्रॉमिसर ने प्रॉमिस किया कुछ ना कुछ देगा, 5 लाख रुपए हो जाए, 10 लाख रुपए हो जाए, जो भी हो जाए। ठीक है, फिर देखो, एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर must be done at the promiser's request, not voluntarily or at a third party's request। याद रखियो, तू अगर कुछ कर रहा है ना तो मेरे रिक्वेस्ट पे करना होगा, ऐसा नहीं कि किसी और ने रिक्वेस्ट किया और तू बोल रहा है कि किसी और ने रिक्वेस्ट किया था आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तो मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे को होना चाहिए, मैं डायरेक्टली तेरे साथ करूँगा ना। एट द डिज़ायर ऑफ द प्रॉमिसर, प्रॉमिसर के डिज़ायर भी होना चाहिए। may move from promisee or any other person, may move from promisee or any other, मतलब unlike English law in India, a third party can provide consideration, ये भी पॉसिबल है, थर्ड पार्टी कंसिडरेशन। पापा जी ने पकड़ लो, पापा जी ने प्रॉमिस किया 5 लाख रुपए देगा, लेकिन पापा जी जो है एंड मोमेंट पे मना कर रहे हैं, तो पापा जी का जो बड़े भाई है उन्होंने दे दिया, तो हो गया भैया 5 लाख रुपए मेरे को मिलना था, मिल गया, अब कटते यार यहाँ से, समझ में आ रहा है ना। तो किसी के बदले कोई और दे रहा है, ये भी पॉसिबल है। कंसिडरेशन जो प्रॉमिस किया गया था, जिनको देना था उनके बदले कोई दूसरा दे रहा है, तो मेरे को चलेगा, मेरे को सिर्फ चाहिए कंसिडरेशन के बारे में जो है, कंसिडरेशन मेरा फोकस पॉइंट है यहाँ पे। फिर आता है कैन बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट एक्ट डन बिफोर द प्रॉमिस वॉज मेड, एग्जीक्यूटेड, अब इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन मत ले। चल ये वाला देखते हैं सबसे पहले, पास्ट एक्ट डन बिफोर द प्रॉमिस वॉज मेड। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव डन समथिंग इन द पास्ट, ठीक है, यू हैव डन समथिंग इन द पास्ट। अब पकड़ लो पापा ने, पापा मतलब ओरिजिनल वाले पापा, बाबा जिसको कहते हैं हम लोग, बाबा और माँ, ठीक है, पकड़ ले बाबा ने तेरे लिए बहुत बहुत कुछ किया ज़िंदगी में, राइट, वो उन्होंने बहुत हार्ड वर्क करके तेरे बड़ा किया, फिर यू नो ही गेव यू अ गुड लाइफ स्टाइल, ही गेव यू बेटर लाइफ स्टाइल दैन एनीबडी एल्स अराउंड यू, ओके, और वट एवर ही कुड अंडरस्टूड पॉसिबली गिव गुड टू यू, ही डिड, जो भी उनके कैपेसिटी में था उन्होंने किया। नाउ द एक्ट इज डन, राइट, इट वाज पास्ट। फिर जाके तुम अभी फ्यूचर में जब तुम बड़े हो चुके हो, कंपनी सेक्रेटरी बन जाओगे, तब तुम प्रॉमिस करो पापा को, पापा आपने इतना कुछ किया मेरे लिए, आप देखना मैं आपका ज़िंदगी जो है ना वो चेंज कर दूंगा, आप ज़िंदगी में कभी सोचा भी नहीं होगा आपने, जो कुछ नहीं सोचा है, जो कुछ सोचा है वो तो मैं करके दिखाऊंगा आपके लिए, एंड ऑल्सो जो कुछ आपने नहीं सोचा है वो भी मैं आपको दिलवाऊंगा, ठीक है। इस प्रकार का तुमने प्रॉमिस किया। अब एक चीज़ बता, ये जो प्रॉमिस तू पापा को कर रहा है, क्या वो पापा कुछ करने वाले या फिर कर चुके तेरे लिए, पास्ट में किया होगा ना, जब तू फ्यूचर में जाके उसको कंसिडरेशन दे रहा है ना। तो वही चीज़ है दोस्तों, पास्ट, एन एक्ट डन बिफोर द प्रॉमिस वाज मेड, तो कंसिडरेशन पापा ने पहले ही दे दिया है, कंसिडरेशन जो है पापा ने पहले ही पे कर दिया है, जो तू फ्यूचर में करेगा उसके प्रॉमिस, मतलब प्रॉमिस जो है ना वो तू अभी फ्यूचर में कर रहा है, क्या पापा मैं करवा दूंगा आपका। देखो एग्जीक्यूटेड, एन एक्ट डन साइमल्टेनियसली विद द प्रॉमिस, मतलब करते करते प्रॉमिस करना, मैं ये कर रहा हूँ, देख मैं ये कर रहा हूँ, प्रॉमिस कर, ये करने के बाद तू मेरे को देगा, तो वो प्रेजेंट का सिचुएशन हो गया। फिर आता है एग्जीक्यूटरी, प्रॉमिस एक्सचेंज फॉर फ्यूचर परफॉर्मेंस, जैसे शादी में मत आना, शादी को डिच कर लेना, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर मैं तेरे को समझा रहा हूँ, समझ में आया ना दोस्तों, कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है। हाँ जी, दिमाग हल्का लग रहा है, बताना भाई, बराबर एकदम मज़े में। चलो ये कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। नीड टू बी एडिक्वेट होना चाहिए, लॉ डजंट केयर इफ द प्राइस इज फेयर, ओनली दैट समथिंग ऑफ वैल्यू एग्जिस्ट, मतलब वैल्यू सही होना चाहिए, है ना, वैल्यू सही होना चाहिए। लॉ को केयर नहीं है कि तू इसके बदले 1 करोड़ दे रहा है, 2 करोड़ दे रहा है, ऐसा नहीं, कम नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत होना चाहिए, समझ में आ रहा है, वैल्यू इक्वल वैल्यू का होना चाहिए, वरना तो क्या हो सकता है, वरना तो ऐसा हो सकता है, इसको ये जो फ्रॉड हो सकता है, पकड़ ले तू किसी कॉन्ट्रैक्ट किया कि तू प्रॉपर्टी सेल करेगा, 5 रुपये में से प्रॉपर्टी सेल कर रहा है अपना, 5 रुपये में प्रॉपर्टी सेल कर रहा है अपना भैया, तो इसका मतलब क्या है, क्या वो कर सकता है 5 रुपये में प्रॉपर्टी सेल? आंसर है नहीं। अनटिल एंड अनलेस ही इज़ योर फैमिली मेम्बर, तो अपने फैमिली मेम्बर को दे रहा है, बेटी बेटा इनको दे रहा है, लेकिन किसी थर्ड पार्टी को दे रहा है, पकड़ ले 5 रुपये में,
तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। समझ में आ रहा है ना? इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट वो लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते। मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूसरी, मस्ट बी लॉफुल, मस्ट बी समथिंग मोर देन एग्जिस्टिंग ड्यूटी। मस्ट बी रियल मतलब का मतलब है तो रियल में तू कंसिडरेशन पे करना है, ऐसा नहीं कि हाँ इल्यूजन है, मतलब समझ में, सपने में दे रहा है तू। फिर है मस्ट बी लॉफुल, लॉफुल होना चाहिए। मस्ट बी समथिंग मोर देन एग्जिस्टिंग ड्यूटी, मतलब परफॉर्मिंग समथिंग यू आर ऑलरेडी लीगली बाउंड टू डू इज जनरली नॉट वैलिड कंसिडरेशन। मतलब जो पकड़ ले, टीचर और स्टूडेंट का मैं तेरे को बता रहा हूँ, ठीक है, तूने पकड़ ले हमारा बेस्ट सेलिंग जो है कोर्स अर्जुना बैच ले लिया है, ठीक है। अब तूने ले लिया, अब मेरा ड्यूटी क्या है, तेरे को पढ़ाऊंगा मैं सही तरीके से, एग्ज़ाम को पास करने के लिए मैं पढ़ाऊंगा। अब अगर पकड़ ले फ्यूचर में मैं तेरे को बोल रहा हूँ, सुनना, तू ना एक काम कर, तू तू ना ये वाला काम कर दे, मैं सही से तेरे को पढ़ाऊंगा। तो स्टूडेंट मेरे को बोलेगा सर आपने तो पहले ही सही से पढ़ाने का प्रॉमिस कर रखा है क्योंकि मैंने अर्जुना बैच खरीद रखा है। तो जो तुम्हारा ऑलरेडी ड्यूटी है, जो तुमने पहले से बता रखा है कि यार ये ड्यूटी तेरा है, जो मेरा ड्यूटी है, मेरे को तेरे को पढ़ाना है, वो ऑलरेडी ड्यूटी है। तो वो बेसिक चीज़ है जो मेरे को करना ही है, तो वो नॉर्मल चीज़ है। अब वो नॉर्मल चीज़ तो फ्यूचर में यूज़ नहीं कर सकता ना कि हाँ तू वो कर, उसके लिए अगर तू वो करेगा तो मैं अच्छे से पढ़ाऊँगा तेरे को। समझ में आया ना? ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि इसके लिए मैंने ऑलरेडी पहले कंसिडरेशन दे रखा है। तो देखो सिंपल चीज़, लीगली बाउंड हूँ मैं, तूने परचेस किया, मैं तेरे को लेक्चर दूंगा। समझ में आया? ये लीगल है, लीगली बाउंडेड। तो इसको लेकर तू दोबारा से थोड़ी कुछ कह सकता है कि देखो समथिंग यू हैव ऑलरेडी लीगली बाउंडेड, जो मेरे को करना ही है, ठीक है। बाउंड टू डू इज जनरली नॉट वैलिड कॉन्सिडर, तो वो चीज़ जो तेरे को करना ही है वो फ्यूचर में एज ए कॉन्सिडरेशन तो यूज़ नहीं कर सकता कि मैं कर दूंगा तो अगर इसने ये किया। अब भाई तेरे को करना ही है वो चीज़, तो अभी फ्यूचर में कर ना कर वो फर्क नहीं पड़ता, तेरे को तू पहले ही लीगली बाउंडेड है इस चीज़ को करने के लिए। क्या है, समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट टॉपिक जो है ना वो है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हम लोग नेक्स्ट क्लास देखेंगे, बहुत बवाल चैप्टर जो है होने वाला है। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट को कैसे थर्ड पार्टी से बचाना, ठीक है। थर्ड पार्टी आके मुंह उठा के नहीं आ सकते किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एज अ पार्टनर बनने के लिए। समझ में आ रहा है? वो कोर्ट अटैच करेगा एज अ पार्टी, एक्स पार्टी। समझ में आ रहा है? फिर हम लोग देखेंगे कंसिडरेशन जहाँ पे नेसेसरी नहीं है, जहाँ पे कंसिडरेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड, व्हेन कंसिडरेशन इज़ नॉट नेसेसरी। कुछ एक्सेप्शंस है, ये हम लोग करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है भाई, मेरे नेक्स्ट क्लास बहुत बवाल होने वाला है। फिर देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या फ्लॉस है, मिस्टेक, गलती, ठीक है। बहुत बवाल क्लास होने वाला है। लगभग आई थिंक 2 क्लास में और 2 या फिर 1 क्लास में ये कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो दोस्तों।